मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास आपने डिस्कस किया कोवर्ट स्टडी के टाइप्स के बारे में। तो कोवर्ट स्टडी के रिगार्डिंग आपने फर्स्ट टाइप्स का डिस्कस कर लिया है, प्रोस्पेक्टिव कोवर्ट स्टडी के बारे में। प्रोस्पेक्टिव स्टडी के बारे में आपने फॉरवर्ड सर्वे के बारे में पढ़ा कि इसमें क्या है, आउटकम इन्वेस्टिगेटर के अपनी डिजीज़ के डिस्क्रिप्शन में अपना रिसर्च स्टार्ट करने से पहले नहीं आता है। ठीक है, पहले आप क्या है, जब भी वो रिसर्च स्टार्ट करेगा इन्वेस्टिगेटर, उससे पहले उसके पास आउटकम कोई भी प्रेजेंट नहीं होगा। इसको क्लियर कर लेना। लास्ट क्लास जो प्रोस्पेक्टिव कोवर्ट स्टडी आपने देखा है, उसके अंदर कोवर्ट के अंदर मींस ग्रुप के अंदर कोई भी डिजीज़ या आउटकम अवेलेबल नहीं होगा। सिर्फ पॉजिटिव एजेंट्स के बारे में आप पता करेंगे, देन पॉजिटिव कॉज टू इफेक्ट की तरफ आप उसमें सर्वे करेंगे। ये है अपना रिट्रोस्पेक्टिव कोवर्ट स्टडी। इस रिट्रोस्पेक्टिव कोवर्ट स्टडी के अंदर क्या होगा, आउटकम क्या होगा, अवेलेबल होगा। ठीक है, आउटकम अवेलेबल होगा। देन अपन डिस्कस करते हैं, इट इज़ द बैकवर्ड सर्वे। इसके अंदर क्या है, आउटकम पहले से ही प्रेजेंट है। कोई भी कोवर्ट स्टडी के बारे में डिस्कस करते हैं तो पहले से ही डिजीज़ वहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, जो भी कोवर्ट आपने लिया है उस कोवर्ट के अंदर, जैसे अब मैंने लास्ट क्लास आपको एग्जांपल दिया था कि कोई भी कोवर्ट है उसके अंदर 15 to 20 सिगरेट पर डे अगर कोई भी ग्रुप के मेंबर्स वहाँ पर स्मोकिंग करते हैं तो 10 to 15 ईयर्स के अंदर चांसेस होते हैं 20 to 25% की उनको लंग कैंसर हो सकता है। तो उसके अंदर तो क्या था, आप कॉज टू इफेक्ट स्टडी कर रहे थे। ये अपना बैकवर्ड सर्वे है। इसके अंदर सबसे पहले अपन डिस्कस कर रहे हैं तो आउटकम पहले देखते हैं। ठीक है, डिजीज सभी कोवर्ट ग्रुप को हुई है, देन अपन एक्चुअल फाइंडिंग्स पता करेंगे कि ये जो डिजीज़ यहाँ पर अकर हुई है इसका एक्चुअल पॉजिटिव एजेंट क्या क्या है और लेटर स्टेजेस क्या क्या रही है जिसकी वजह से ये डिजीज़ पैदा हुई है। ठीक है, इट इज़ द बैकवर्ड सर्वे एंड रिट्रोस्पेक्टिव कोवर्ट स्टडी इज one in which the outcome have all occur before the start of the investigation। मैंने आपको लास्ट क्लास बताया था प्रोस्पेक्टिव कोवर्ट स्टडी के अंदर कि आपका ये क्या है, फॉरवर्ड सर्वे है। मींस पॉजिटिव एजेंट्स आपके पास है, जैसे कि कोई भी स्मोकिंग कर रहे हैं तो वो कोवर्ट ग्रुप आपके पास था और उसमें इन्वेस्टिगेटर ने रिसर्च किया था कि अगर ये स्मोकिंग करते हैं रेगुलरली, अगर स्मोकिंग करते हैं तो आउटकम क्या होने वाला है, लंग कैंसर हो सकता है 20 to 25% को। तो वो फॉरवर्ड सर्वे था, ये क्या है, बैकवर्ड सर्वे है। मींस आपके पास इसमें लंग कैंसर के पेशेंट प्रेजेंट होंगे, लेकिन आपके पास ये नहीं पता है कि एक्चुअल पॉजिटिव एजेंट क्या क्या रहा होगा, क्या क्या स्टेजेस जो है अकर हुई है उसके द्वारा यहाँ पर लंग कैंसर हुआ है। ठीक है, तो ये क्या है, रेट्रोस्पेक्टिव। इसके अंदर सारा ओवरऑल जो डेटा है वो आपके पास कलेक्ट रहेगा। ठीक है, आउटकम ऑलरेडी यहाँ पे प्रेजेंट होगा, जो भी आउटकम है, चाहे वो लंग कैंसर है या चाहे अपन टोबैको च्यूइंग की बात करें तो ओरल कैंसर वहाँ पे अवेलेबल है। जो भी डिजीज़ के बारे में आप डिस्कशन कर रहे हैं वो आउटकम आपके पास पहले से ही प्रेजेंट होगा बिफोर द स्टार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेटर जब भी स्टडी स्टार्ट करेगा उससे पहले ही इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करेगा, उससे पहले ही आउटकम वहाँ पर प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट, द इन्वेस्टिगेटर गोज बैक। जाहिर सी बात है, पहले से ही आउटकम आपके पास प्रेजेंट है। मीन्स आपको पता है कि जो भी कोवर्ट ग्रुप है उसको क्या है, लंग कैंसर है, चाहे ओरल कैंसर है या अदर कोई भी डिजीज़ है। लेकिन इसके एक्चुअल कोजेस को पता करने के लिए आप क्या करेंगे, पूरा जो इन्वेस्टिगेशन है वो क्या जाएगा, बैक जाएगा कि कोई भी एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, बैक इन द टाइम समटाइम्स 10 to 30 ईयर्स। मैंने आपको बताया भी था प्रोस्पेक्टिव स्टडी के अंदर कि कोई भी पर्सन, एग्जाम्पल आपने लिया था कि लंग कैंसर के पेशेंट की अपन बात करेंगे तो कोई भी एक कोवर्ट ग्रुप को लेंगे जो कि स्मोकिंग करता है। ठीक है, वो स्मोकर्स जो हैं वो 10 to 15 सिगरेट पर डे स्मोक कर रहे थे 10 to 15 ईयर्स तक, तब उनको 20 to 25% चांस थे लंग कैंसर होने के। ठीक है, तो इसमें अपन क्या करेंगे, वही उसमें फॉरवर्ड सर्वे था, इसमें बैकवर्ड सर्वे है। तो इसमें अपन पता करेंगे कि 10 to 15 ईयर्स तक वो जो कोवर्ट ग्रुप है जिसको डिजीज़ अभी आउटकम जिसका पहले आया हुआ है, उन्होंने क्या क्या ऐसा पॉजिटिव एजेंट्स है कि, या फिर जैसे अपन बात कर रहे थे पहले कि जो भी रिस्क फैक्टर्स हैं उनके कांटेक्ट में थे। ठीक है, तो कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स के कांटेक्ट में थे जिनकी वजह से ये आउटकम यहाँ पर प्रेजेंट हुआ है। टू सेलेक्ट हिज स्टडी ग्रुप फ्रॉम एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड of the past employment, medical and other records, trace them forward through time।
ठीक है। ये सारा कुछ आप गोज बैक कि उसे पूरी पास्ट हिस्ट्री उसकी कलेक्ट करेंगे कि इसकी पास्ट इंडिविजुअल हिस्ट्री क्या रही है, इसकी पास्ट ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री क्या रही है, इसकी पास्ट मेडिकल रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट्स क्या क्या रहे हैं, इसको फर्दर कोई पास्ट में कोई डिजीज़ हुई थी क्या, या उस डिजीज़ की वजह से कॉम्प्लिकेशन यहाँ पे अगर हुआ है क्या, ये सारा कुछ अपन क्या करेंगे उसका एग्जिस्टिंग जो प्रेजेंट रिकॉर्ड है मौजूदा, एग्जिस्टिंग मीन्स मौजूदा या प्रेजेंट जो रिकॉर्ड्स है वो अवेलेबल है, उस रिकॉर्ड्स को क्या करेंगे आप कलेक्ट करेंगे फ्रॉम द पास्ट एम्प्लॉयमेंट, पास्ट जो भी हिस्ट्री रही है उसकी ऑक्यूपेशन से रिगार्डिंग मेडिकल एंड अदर रिकॉर्ड्स एंड ट्रेस, उसको आप क्या करेंगे ट्रेस करेंगे देम फॉरवर्ड थ्रू टाइम टू टाइम उसको आप क्या करेंगे जो भी आगे जो कॉम्प्लिकेशन अगर हुआ है उसके लिए आप उसको ट्रेस करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, इन दिस स्टडी द इन्वेस्टिगेटर्स has to depend for the information either upon the individual memory or on the availability of some records। अब इसमें क्या है, एक फॉल्ट आपको देखने को मिलेगा। उधर तो आपको क्या था, पॉजिटिव एजेंट आपके पास प्रेजेंट था, कोई भी रिस्क फैक्टर है तो जो स्मोकर्स थे वो आपके पास प्रेजेंट थे। अभी कोई आउटकम प्रेजेंट नहीं था, मीन्स जो भी डिजीज़ होने वाली है वो क्या होगी फ्यूचर में होगी। यहाँ पे ऑलरेडी जो डिजीज़ है वो अवेलेबल है, तो इसका पूरा ओवरऑल जो इन्वेस्टिगेटर के पास जो भी अवेलेबिलिटी होगी, ठीक है, वो क्या होगी, इसमें जो भी इन्वेस्टिगेटर को जो रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स होंगे वो पास्ट में जाकर उसको कलेक्ट करने पड़ेंगे। तो मीन्स ये क्या है, पूरी तरह से डिपेंड होगा किसके ऊपर, जो भी इंफॉर्मेशन उनको इंडिविजुअल बताएगा या इंडिविजुअल की मेमोरी के रिगार्डिंग होगी, वो उससे आप पूछेंगे, पास्ट हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे तो केवल और केवल वो इंडिविजुअल की मेमोरी पे डिपेंड करेगा। वो आपको बताएगा कि मैंने कब से सिगरेट पीना स्टार्ट किया, कब से टोबैको च्यूइंग स्टार्ट किया और आज मुझे ये डिजीज़ अकर हुई है। ये सारा ओवरऑल जो इन्फॉर्मेशन है वो किसके ऊपर डिपेंड होगा, इंडिविजुअल मेमोरी के ऊपर। और कुछ जो है वो अवेलेबिलिटी ऑफ सम रिकॉर्ड्स, कुछ रिपोर्ट्स वहाँ पर अवेलेबल होंगे जो कि कभी उसने जब भी स्मोकिंग स्टार्ट की होगी तो तब उसको कोई भी डिजीज़ वहाँ पर अकर हुई हो, पास्ट हिस्ट्री कोई किसी डिजीज़ की रही हो, उस पर वो सारा कुछ डिपेंड करेगा। उसमें आप लाइव उसको ट्रेस नहीं कर सकते हैं। दिस मेथड अलाउ द इन्वेस्टिगेटर टू मेक अ एसोसिएशन बिटवीन सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हेल्थ प्रैक्टिसेस। ये सारे जो अपना जो रेट्रोस्पेक्टिव कवर स्टडी है, ये स्टडी क्या करेगा, अलाउ करता है इन्वेस्टिगेटर को एक एसोसिएशन बनाने के लिए कि जो भी पास्ट में कोई हिस्ट्री उसकी रही है, स्मोकर्स की जो हिस्ट्री रही है वो आगे जाकर किस में लीड किया, लंग कैंसर के अंदर। तो ये एसोसिएशन क्रिएट करेगा बिटवीन सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स, जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स वहाँ पे प्रेजेंट हुए हैं, चाहे वो लंग कैंसर के हो सकते हैं, ओरल कैंसर के हो सकते हैं या अदर कोई भी डिजीजेस के हो सकते हैं, और हेल्थ प्रैक्टिसेस के ऊपर कि जो भी यहाँ पर उनके रिगार्डिंग जो भी प्लान एंड पॉलिसीज़ आप हेल्ड करने वाले हैं उन सबके बीच में एसोसिएशन बनाने का काम करेगा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं एक्सपेरिमेंटल स्टडी। आपने इससे पहले डिस्कस कर लिया है ऑब्जर्वेशनल स्टडी के रिगार्डिंग, तो वो आप पूरा ओवरऑल डिस्कस कर चुके हैं कि एनालिटिकल स्टडी क्या है, ऑब्जर्वेशनल स्टडी क्या है, और अपन बात करते हैं एक्सपेरिमेंटल स्टडी के बारे में। अभी तक आपने देखा है कि जो भी स्टडीज़ हैं डिजीज़ के बेसिस पे, पॉजिटिव एजेंट्स के बेसिस पे, टाइम प्लेस पर्सन के बेसिस पे। अब अपन इसमें एक्सपेरिमेंटल स्टडी के बारे में डिस्कस करेंगे, तो इसमें लाइव अपन एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि कोई भी एक ग्रुप के ऊपर या कोई भी एक कम्युनिटी के ऊपर आप स्टडी कर रहे हैं, सेम एज ये कोवर्ट स्टडी की तरह ही है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, जैसे बात करते हैं एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़। एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ आर सिमिलर इन अप्रोच इन कोवर्ट स्टडी। इसमें कोवर्ट स्टडी की तरह ही अपन अप्रोच करेंगे, वही सारा कुछ अपन एक कम्युनिटी को डिस्कस करेंगे, कम्युनिटी में होने वाली जो भी डिजीजेज हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, एक्सेप्ट दैट कंडीशन आर अंडर द केयरफुल कंट्रोल ऑफ इन्वेस्टिगेटर्स। इसके अंदर क्या होगा, सिर्फ जो स्टडी है पूरी स्टडी अंडर केयरफुल कंट्रोल, पूरे ओवरऑल जो ग्रुप है वो केयरफुली कंट्रोल में रहेंगे इन्वेस्टिगेटर के, कि जो भी डिजीज़ के बारे में वो डिस्कशन करने वाला है या जो भी इन्वेस्टिगेशन वो करने वाला है तो वो पूरा ग्रुप जो है उसके केयरफुली कंट्रोल में रहेगा। नेक्स्ट, एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ आर डन टू कंफर्म द सेम, वही इटियोलॉजी पता करने के लिए कि मेनली इसका पॉजिटिव एजेंट क्या है, कौन सी पॉजिटिव एजेंट या माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से ये डिजीज़ यहाँ पर अकर हो रही है। नेक्स्ट, एस्टेब्लिश द एफिकेसी ऑफ प्रिवेंटिव एंड थेरापेटिक मेजर्स।
अपन बात करेंगे कि कोई भी एक पर्टिकुलर डिजीज़ वहाँ पर अकर हुई है, आपने सर्वे किया, पता लगा कि कोई भी एक डिजीज़ का वहाँ पर सडन आउटबर्स्ट हो रहा है, मीन्स एपिडेमिक वहाँ पर हुआ है। उस एपिडेमिक के ऊपर ने आपने क्या किया, प्रिवेंटिव एंड थेराप्यूटिक मेजर्स यूज़ किए, ठीक है, प्रॉपर ट्रीटमेंट भी आपने यूज़ किया, प्रॉपर प्रिवेंशन भी आपने यूज़ किए। फिर आप चेक करते हैं कि वहाँ पर जो भी प्रिवेंटिव एंड थेराप्यूटिक मेजर्स जो आपने यूज़ किए हैं, तो अगर इफेक्टिव है, पॉजिटिव फीडबैक है, तो इसके अंदर तो क्या होगा, डिजीज़ जो है वो कंट्रोल होगी। तो आपको ये एफिकेसी भी पता करना है, एफिकेसी का मीन्स अफेक्ट या प्रभाव, ठीक है, उसका क्या क्या इफेक्ट हुआ है प्रिवेंटिव एंड थेराप्यूटिक मेजर्स का, वो सारा भी आप क्या करेंगे, चेक करेंगे। नेक्स्ट, इवेल्युएट द हेल्थ केयर सर्विसेज। इसके थ्रू आपने एफिकेसी को चेक किया। एफिकेसी अगर पॉजिटिव है या नेगेटिव है तो उससे आपको क्या पता चल रहा है, हेल्थ केयर सर्विसेज का इवोल्यूशन पता चल रहा है। अगर पॉजिटिव फीडबैक वहाँ पर है, मीन्स डिजीज़ अगर कंट्रोल हो रही है, मीन्स क्या है, इवोल्यूशन क्या है आपका, हेल्थ केयर सर्विसेज आपकी क्या है, बेस्ट है, ठीक है, जो भी आप हेल्थ केयर सर्विसेज वहाँ पर दे रहे हैं वो इफेक्टिव है। और अगर आप बात करते हैं कि ये एफिकेसी जो है वो लो है, मीन्स जो प्रिवेंटिव एंड थेराप्यूटिक मेजर्स आपने यूज़ किए हैं उससे भी डिजीज़ वहाँ पर कंट्रोल नहीं हो रही है, मीन्स इवोल्यूशन क्या है आपका, हेल्थ केयर सर्विसेज जो वहाँ पर दी जा रही है वो इम्प्रॉपर है, प्रॉपर नहीं है, ठीक है। द इन्वेस्टिगेटर एडमिनिस्टर इंटरवेंशंस यूज ट्रीटमेंट टू एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। जो भी एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है उसके लिए आप क्या करेंगे, ट्रीटमेंट एंड थेराप्यूटिक मेजर्स वहाँ पर यूज करेंगे, इंटरवेंशंस यूज करेंगे, विच इज़ आइदर एक्सपोज टू पॉजिटिव एजेंट of disease for preventive measures to improve but not the control group which is similar to experimental group in all its aspects, ठीक है। यहाँ पर आप जो भी पॉजिटिव एजेंट्स को एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप से क्या करेंगे, कांटेक्ट करवाएंगे, जैसे कि आप इम्यूनाइजेशन भी मान सकते हैं। तो कोई भी एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप आपने लिया है, जैसे कि अभी कोरोना वैक्सीन के बारे में आप सुन रहे होंगे कि कई सारे अलग अलग कंट्रीज़ में क्या हो रहा है, कोरोना का एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के ऊपर ट्रायल किया जा रहा है, ठीक है, कोरोना वैक्सीन का ट्रायल किया जा रहा है। तो उसके अंदर क्या करवा रहे हैं वो लोग, एक्सपोज करा रहे हैं पॉजिटिव एजेंट से, ठीक है। उसी कोरोना वैक्सीन के अंदर क्या है, कोरोना वायरस है, वो कोरोना वायरस की पैथोजेनिसिटी को इनएक्टिवेट करके और वो पॉजिटिव एजेंट्स को कांटेक्ट में ला रहे हैं, ठीक है, उससे एक्सपोज करा रहे हैं। देन वो क्या कर रहे हैं, इससे क्या है, प्रिवेंटिव मेजर्स को इम्प्रूव करने वाले हैं, मीन्स इम्यूनिटी को वो डेवलप करने वाले हैं, ठीक है, इसलिए वो ट्रायल किया जा रहा है। इम्प्रूव बट नॉट द कंट्रोल ग्रुप, किसी कंट्रोल ग्रुप के अंदर ही अपन नहीं करेंगे, ओनली एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के अंदर करेंगे, विच द सिमिलर टू एक्सपेरिमेंटल ग्रुप इन ऑल एस्पेक्ट्स। कंट्रोल ग्रुप के अंदर भी है, लेकिन उनके अंदर तो क्या है, ऑलरेडी कोई भी डिजीज़ वहाँ पर अकर नहीं हुई है। जैसे अपन ने बात की थी कि लंग कैंसर के जो पेशेंट्स थे, स्मोकिंग तो सभी कर रहे थे, लेकिन लंग कैंसर क्या है, कुछ पर्सन्स को ही हुआ था, ठीक है, तो वो क्या है, कंट्रोल ग्रुप के अंदर है, वो 80% जो है उनको वो कंट्रोल ग्रुप में है, उनको किसी भी प्रकार की कोई डिजीज़ नहीं है। तो अपन जो भी एक्सपेरिमेंट जो करेंगे वो सिर्फ एक्सपेरिमेंटल ग्रुप पे करेंगे, कंट्रोल ग्रुप पे नहीं करेंगे। देन ही ऑब्जर्व एंड एनालाइज द आउटकम यूजिंग स्टैटिस्टिकल मेजर्स, ठीक है, जो भी आपने यहाँ पर इंटरवेंशंस यूज़ किए, थेरापेटिक एंड प्रिवेंटिव मेजर्स यूज़ किए, तो आप एनालाइज, ऑब्जर्व एंड एनालाइज करेंगे आउटकम्स को किसके फॉर्म में, स्टैटिस्टिकल मेजर्स के फॉर्म में, रेट, रेशियो एंड प्रपोर्शन में पहले भी बता चुका हूँ आपको कि जो भी मेजरमेंट टूल्स जो होते हैं इसके एपिडेमियोलॉजी के रिगार्डिंग, वो रेट, रेशियो या प्रपोर्शन के अंदर आप उसको आइडेंटिफाई करते हैं, ये स्टैटिस्टिकल मेजरमेंट आप रखते हैं। कंफर्म कोज ऑफ डिजीज़, ठीक है, वहाँ पर आप एनालिसिस करेंगे कि जो भी डिजीज़ का पॉजिटिव एजेंट है वो कौन सा है, ठीक है, जो भी डिजीज़ यहाँ पर अकर हो रही है वो कौन से पॉजिटिव एजेंट्स के द्वारा हो रही है। एंड इस्टेब्लिश द एफिकेसी ऑफ प्रिवेंटिव मेजर्स ऑफ ड्रग, कोई भी ड्रग आप वहाँ पर यूज़ कर रहे हैं तो उसकी एफिकेसी चेक करेंगे कि जो भी आप कोई भी पर्टिकुलर डिजीज़ के रिगार्डिंग जो ट्रीटमेंट आप वहाँ पर देने वाले हैं उसका प्रभाव कैसा है, एफिकेसी कैसा है, वो इफेक्टिव है ट्रीटमेंट या नॉन इफेक्टिव है। यूजुअली दिस एक्सपेरिमेंट आर डन इन द एनिमल लेबोरेटरीज, जैसे कि आप कोरोना के बारे में भी सुन रहे होंगे कि जो भी ये एक्सपेरिमेंटल स्टडी जो है वो किस पे की जाती है, ओनली एंड ओनली एनिमल लेबोरेटरीज के अंदर की जाती है। किसी लाइव पर्सन के ऊपर ये सारा एक्सपेरिमेंट है वो नहीं किया जाता है। पहले आप क्या करेंगे, एनिमल लेबोरेटरीज के अंदर ड्रग्स की एफिकेसी चेक करेंगे,
प्रिवेंटिव एंड थेरापेटिक मेजर्स यूज करेंगे, उस कोई भी पर्टिकुलर पॉजिटिव एजेंट को एक्सपोज करेंगे, इम्यूनिटी डेवलप करेंगे। अगर वो सही मैनर में और एफिकेसी के साथ चल रहा है, पूरा ओवरऑल जो आपका जो एक्सपेरिमेंट है वो सफल है, ठीक है, सक्सेस है, तब फिर आप उसको लाइव एक्सपेरिमेंट करेंगे। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के रिगार्डिंग। कम्युनिटी हेल्थ नर्स हैज़ मैनी अपॉर्चुनिटी इन द कम्युनिटी सेटिंग टू कंडक्ट एक्सपेरिमेंटल स्टडी टू डिटरमाइन द इफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्स प्रैक्टिसेस। अब बात कर रहे थे एक एक्सपेरिमेंटल स्टडी के बारे में। तो एक्सपेरिमेंटल स्टडी आपको जैसे मैंने बताया एक लेबोरेटरी के अंदर ही डन होगी। जब भी एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का पूरा ओवरऑल स्टडी कर लिया जाएगा, उसके बाद आप इसको लाइव एक्सपेरिमेंट देखेंगे। तो इस कम्युनिटी हेल्थ नर्स के है बेस्ट अपॉर्चुनिटी देता है एक्सपेरिमेंटल जो स्टडी है, ये कम्युनिटी हेल्थ नर्स को बेस्ट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। किसके लिए? कम्युनिटी सेटिंग्स के लिए, उसको कंडक्ट करने के लिए, ठीक है। उसको डिटरमाइन द इफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिटी में जो भी डिजीज वहाँ पे आइडेंटिफाई हो रही है, उसके पॉजिटिव एजेंट्स क्या क्या है, कैसे इफेक्टिवनेस एंड थेरापेटिक ट्रीटमेंट आप वहाँ पे मेजरमेंट कर सकते हैं। ये सारा कुछ आप एक कम्युनिटी एरिया में कर सकते हैं और ये कम्युनिटी हेल्थ नर्स जो है वो अच्छी तरीके से इसको हेल्प कर सकती है। Sometimes experiment occur by nature in the community, like occurrence of any disease which may occur in some area of community may not occur in some other area of community। अब आप देख रहे थे कंट्रोल ग्रुप के बारे में और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के बारे में। तो जो भी थेरापेटिक मेजर्स, कॉजिटिव एजेंट से एक्सपोजर, ये सारा कुछ आप किसके को करवा रहे हैं? एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को करवा रहे हैं, कंट्रोल ग्रुप को नहीं करवा रहे हैं। तो जो भी एक नेचुरली भी आप कभी कभी आपको देखने को मिलता है कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी एरिया में कोई पर्टिकुलर डिजीज़ अकर हुई है। जैसे महावीर नगर की अपन बात करें तो महावीर नगर के अंदर आपने डीएमएस सर्वे के लिए गए तो यहाँ पर आपने देखा कि डेंगू का इंसिडेंस रेट ज़्यादा निकल के आ रहा है, ठीक है। मीन्स आपने देखा कि सडन आउटब्रेक किसका हो रहा है? डेंगू का हो रहा है। और आपने एक विज्ञान नगर या तलवंडी की बात करें तो वहाँ पर अब आप देखते हैं कि कोई एक पर्टिकुलर जैसे डेंगू जो डिजीज़ है वो वहाँ पर इतनी इंसिडेंस रेट वहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। तो नेचुरली भी अब आप देखते हैं कुछ कभी कभी कि नेचुरली भी कोई एक पर्टिकुलर जो कम्युनिटी है उस पर्टिकुलर कम्युनिटी में कोई एक पर्टिकुलर डिजीज़ आपने को देखने को मिलती है अदर देन अदर कम्युनिटी एरिया या अदर डिजीज़ के लिए, ठीक है। उधर अदर कम्युनिटी में ज़रूरी नहीं है कि वो डिजीज़ वहाँ पर प्रेजेंट होगी। सारे फैक्टर्स वहाँ पर अगर होते हैं, एजेंट, होस्ट, एनवायरनमेंट मैंने आपको बताया था, एनवायरमेंटल फैक्टर वहाँ पे इफेक्ट करेगा, इम्यूनिटी फैक्टर वहाँ पर इफेक्ट करेगा, हो भी सकता है या नहीं भी हो सकती है। तो क्या है, समटाइम्स एक्सपेरिमेंट अकर बाय नेचर। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के अंदर आप देखते हैं नेचुरली भी क्या है, कम्युनिटी लाइक अकरेंस ऑफ एनी डिजीज, कोई भी डिजीज़ वहाँ पर अकर हो रही है वो सम एरियाज ऑफ कम्युनिटी में प्रेजेंट हो सकती है और सम एरियाज ऑफ कम्युनिटी में प्रेजेंट नहीं भी हो सकती है, ठीक है। दिस इज अ नेचुरल एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन विच कैन बी स्टडीज बाय कम्युनिटी हेल्थ पर्सनल टू फाइंड आउट वाई इट इज़ सो, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं, एक नेचुरली ऐसा डिज़ाइन किया गया है ताकि ये स्टडीज़ किया जा सके, कम्युनिटी में ये स्टडी किया जा सके कि ऐसा क्यों हो रहा है कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी में एक पर्टिकुलर डिजीज़ का स्प्रेड हो रहा है और दूसरी पर्टिकुलर कम्युनिटी में उस रिलेटिंग डिजीज़ का कोई भी स्प्रेड वहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। तो नेचुरली कम्युनिटी में हेल्थ पर्सनल उसको आइडेंटिफाई कर सकता है, स्टडी कर सकता है कि वाई इट इज़ सो, क्यों ऐसा हो रहा है यहाँ पर कि पूरे कम्युनिटी में जो भी डिजीज़ है वो होना चाहिए पूरी कम्युनिटी में, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। तो काफ़ी सारे फैक्टर्स वहाँ पे काम करते हैं जिसकी वजह से वो पर्टिकुलर डिजीज़ जो है वो पर्टिकुलर कम्युनिटी में देखने को मिल रही है, अदर कम्युनिटी में वो पर्टिकुलर डिजीज़ देखने को नहीं मिल रही है। ऐसे एग्जाम्पल दिया है डॉक्टर जॉन स्नो ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल इज डिस्कवर्ड बाय जॉन स्नो। जॉन स्नो एक वैज्ञानिक हुआ करते थे, उन्होंने 1854 में एक लंदन में जो रहते थे, तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट वहाँ पर देखा, एक लाइव एक्सपेरिमेंट शेयर किया नेचुरली रिगार्डिंग आउटब्रेक ऑफ कोलेरा। कोलेरा के रिगार्डिंग इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट दिया, उसमें इन्होंने बताया कि ही ऑब्जर्व दैट द कम्युनिटी विच कॉन्ट्रैक्टेड अ डिजीज वाज बिकॉज अनसेफ वाटर सप्लाई, द अदर कम्युनिटी विच डिड नॉट गेट कोलेरा
विच डिड नॉट हैव सेम वाटर सप्लाई। इन्होंने डिस्कशन किया, एक एक्सपेरिमेंट नेचुरली देखा कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी एरिया में क्या हो रहा था, कोलेरा डिजीज़ आइडेंटिफाई हो रही थी। लेकिन अब उन्होंने देखा कि एक अदर जो कम्युनिटी एरिया था उसमें कोई भी कोलेरा के केसेस दिखाई नहीं दे रहे थे, उसमें कोई भी कोलेरा प्रेजेंट नहीं था, क्योंकि वहाँ पर जो है वो वाटर सप्लाई थी वो भी क्या है, जहाँ पर अनसेफ वाटर सप्लाई हो रही थी और यहाँ पर अनसेफ वाटर सप्लाई नहीं हो रही थी। तो जहाँ पर अनसेफ वाटर सप्लाई हो रही थी वहाँ पर कोलेरा देखने को मिल रहा था, और जहाँ पर अनसेफ वाटर सप्लाई नहीं थी वहाँ पर कोलेरा देखने को नहीं मिल रहा था। तो उन्होंने ऐसा एक्सपेरिमेंट किया नेचुरली कि जो भी डिजीज़ अकर हो रही है उसके कोई ना कोई पॉजिटिव एजेंट्स या फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से डिजीज़ अकर होती है। ठीक है।